हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पिछला वीडियो जो पार्ट 1 था इसका वो पसंद आया होगा। इसी का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। इस पार्ट में हम बात करेंगे जो पिछले जो वीडियो में रह गया था उसके बारे में, मतलब आपका सेक्शन बी और आई थिंक सी, बी और सी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं आपको। ये आपका पिछले साल का पेपर है, 2023 का ये पेपर है। अब ज़्यादा ना बात न करते हुए हम अपने मेन कंटेंट पर आते हैं। मेरे वीडियो 30 से 40 मिनट के होंगे अधिकतम। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितनी भी स्पीड पर देख सकते हो, और सारे के सारे पेपर हल कराने वाला हूँ मैं आपको। हर एक चीज़ पेपर की बताऊँगा, इसके बारे में इनके डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा मैं आपको। तो जितना आप इनको देखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी और सी। ये आपका सेक्शन बी है। इससे पहले हम सेक्शन ए और डी हल कर चुके हैं। सेक्शन बी में देख लो, एक बार नज़र डाल लो क्या क्या दिया गया है। ये आपका एक पैसेज है और इसमें आपको क्या करना है, अब आप पैसेज को पढ़िए और मेक ए नोट्स। इसका क्या बनाना है, नोट्स बनाना है, ठीक। और इसका एक टाइटल भी देना है। और ये आपका 3 नंबर का नोट्स रहेगा और 1 नंबर का इसका टाइटल रहेगा, ठीक। एक एप्लीकेशन आएगी आपकी, निबंध आएगा, और क्वेश्चन नंबर चाहिए चित्र को देख करके आपको लिखना है इसके बारे में। सेक्शन सी। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं सेक्शन सी से। सेक्शन सी और बी करेंगे आज हम। ये ग्रामर का सेक्शन है। कुल मिलाकर के आपका 5 और 5 10 नंबर का ग्रामर आएगा, राइट। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, 10 नंबर का ग्रामर आएगा और इसको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ आपको। 70 नंबर लाना आसान है, 80 लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और 80 से 90 और 100 के लिए पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो सभी के लिए है, जो पास होना चाहते हैं उसके लिए, जो 80 90 और 100 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब था खालिस्तान भरिए कोई भी 5। आप इन क्वेश्चन में से 1 से लेकर के 7 तक ये क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई से भी 5 क्वेश्चन हल कर सकते हो। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सी, अब आपके पास ये ऑप्शन है, राइट। तो सिंगिंग वाला जो ऑप्शन है पहला, कौन सा ऑप्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंगिंग के लिए मुझे एज आर एम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, एज आर एम। अगर आपने टेंस पहले से पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। नहीं पढ़े तो आप आज समझ लो। अगर मुझे सिंगिंग ऑप्शन में भरना होता तो एच आर एम के बाद V4 आता है या वाज वर्ग के बाद आता है, ऐसा कुछ इस वाक्य में मुझे दिख नहीं रहा है। तो सिंगिंग तो आने से रहा। ये सेकंड थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के लिए हैज हैव या हेड की जरूरत पड़ती, राइट। तो वो भी नहीं है। तो मेरा एक वचन के साथ V5 का यूज करते हैं हम। V5 मुख्य क्रिया की 5वीं व्यवस्था, जिसमें हम एस या ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, एस या ई एस। तो ये ऑप्शन आ जाएगा सिंग। क्या हो जाएगा, सिंग्स। इसी को हम कहते हैं V5, मुख्य क्रिया की 5वीं व्यवस्था। जैसे आपका मैं आपको समझा दूं, गो, वेंट और गॉन, ये 3 फॉर्म है। इसको कहते हैं V1, V2 और V3। इसके बाद अगर गो में हम ING लगा दें, गोइंग कर दें, तो इसको बोलते हैं V4। अगर गो में मैं एस या ई एस लगा दूं तो इसको कहेंगे V5, राइट। तो एक वचनकर्ता के साथ, सी हमारा एक वचनकर्ता है और एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास कैन, माइट और मे है, राइट। तो माइट का प्रयोग होता है बच्चों पास्ट टेंस में। किस टेंस में, पास्ट, भूतकाल में। कैन का प्रयोग होता है क्षमता के लिए।
अगर ऐसा कोई काम हो, आप करने की क्षमता है, आप में कैपेसिटी है, जैसे मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट 5 kg ऑफ वेट। तो यहां पर कैन का प्रयोग होगा। जब वाक्य में क्षमता के बारे में बात होगी, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो कैन का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन यहां क्षमता के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्या बच्चों? आशीर्वाद। तो परमिशन मांगने के लिए लिख लो आप, अनुमति मांगने के लिए, अनुमति मांगना। आपको याद होगा जब बचपन में आप स्कूल में पढ़ते थे तो बोलते मे आई कम इन सर। क्या बोलते थे? मे आई कम इन सर। तो वहां किसका प्रयोग होता था? मे का। बच्चों ये वही मे है। तो पहला याद रखें आप, मे का प्रयोग कहाँ होगा? एक तो अनुमति मांगने के लिए, दूसरा मे का प्रयोग होगा नम्र निवेदन के लिए। किसी से आप निवेदन करोगे तो मे का प्रयोग होगा। और आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो आपको कोई आशीर्वाद देता है, सदा खुशी रहो, सौभाग्यवती भव, है ना, चिरंजीवी भव, आपकी उम्र लंबी हो। तो इस बात वाक्य में देखिए आप, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत जियो, लंबी उम्र हो। तो इसमें क्या जाएगा? मे। ठीक है बच्चों। तो माइट का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए, कैन का प्रयोग काम करने की क्षमता के लिए, आपकी कैपेसिटी के लिए, और मे का प्रयोग नम्र निवेदन के लिए, आशीर्वाद के लिए। अभिशाप भी किसी को दोगे आप, श्राप भी किसी को दोगे, तो उसके लिए मे का यूज होता है। आगे इन मॉडल वर्ब के बारे में आपको एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, सारे क्वेश्चन और समझा दूंगा। इनको कहते हैं मॉडल वर्ब। अभी के लिए आप ये पेपर पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। जुलाई कम्स, जुलाई आती है, एस लगी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जुलाई आती है, अगस्त से पहले, है ना, तो बिफोर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? अगस्त से पहले, बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और विथ, अगस्त के साथ, जुलाई के साथ, ये नहीं होगा, बाद में नहीं, अगस्त से पहले आती है तो बिफोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बिफोर। इसके पार्ट 1 में बिफोर का मतलब मैंने बताया था सामने। तो बिफोर का मतलब सामने भी होता है, और बिफोर का मतलब पहले भी होता है, राइट। अशोका वाज वन ऑफ। अब बच्चों याद करो, 3 आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, आपके शिक्षकों ने पढ़ाए होंगे, ए एन दी। मैं यहां पर जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, केवल शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आपको ये पॉजिटिव डिग्री दिख रही है, सुपरलेटिव डिग्री, क्या बोलते हैं इसको? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री आपको अगर दिख रही है, पहचान है इसकी, ईएसटी लगी होगी। क्या लगी होगी बच्चों? ईएसटी। खालिस्तान के बाद जो शब्द है उसमें अगर ईएसटी लगी हुई है, इसका मतलब है वो सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अगर ऐसी कोई चीज है जिसको हम गिन सकते हैं, गिनने वाली चीजों के साथ में आता है बेटा आर्टिकल ए या एन। अगर उच्चारण स्वर से है, उच्चारण अगर स्वर से है, स्वर से है तो एन आएगा, और व्यंजन से है तो ए आएगा, राइट। तो ए एन और द। बाकी की चीज़ें मैं आपको डिटेल में और बता दूंगा, जैसे नदी का नाम हो, किसी पहाड़ का नाम हो, प्रसिद्ध अखबार का नाम हो, धार्मिक किताबों का नाम हो, तो उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे बच्चों? द। तो याद रखो, सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो द लगा देना है। बाकी प्रसिद्ध चीज़ों के साथ भी हम द का यूज करते हैं। स्वर के साथ एन लगाएंगे और व्यंजन के साथ ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, इनके बारे में डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट, वी। ऐसा कोई कार्य हो जो हमें करना चाहिए, सलाह हो जिसमें चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, और मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए,
लेकिन अनिवार्यता या बाध्यता हो, जिसको टाला ना जा सके, अनिवार्य हो वो काम, उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना, जरूर पालन करना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6, किसी बीमारी से मरने। बेटा ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। किसका वर्ब का क्वेश्चन है? फ्रेजल वर्ब। जैसे आप कच्चे 12वीं पढ़ लोगे या 12वीं में भी आता है ये फ्रेजल वर्ब, मैं इसका परिचय आपको करा देता हूं, कॉम्पिटिशन में ये बहुत आता है। एक वर्ब होगी, उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा, कोई भी प्रीपोजिशन लग जाएगा तो उसको कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। तो डाई, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर रहा है तो उसके साथ में डाई ऑफ आता है। क्या आता है बच्चों? डाई ऑफ, ओ एफ आएगा, ओ ऑफ, डाई ऑफ। पहला डाई ऑफ माने बीमारी से मरना। पॉइंट नंबर 7 देखिए, ऋतु हैज फ्रेंड्स। अब बेटा दो चीजें हैं गिनने के लिए मेरे पास, मच और मैनी। अगर ऐसी कोई चीज है जिसको मैं गिन नहीं सकता तो उसके साथ मच का प्रयोग करते हैं, और गिन सकते हैं उसके साथ मैनी का प्रयोग करते हैं, राइट। तो आप खुद देख लो, ये शब्द क्या है खालिस्तान के बाद में? फ्रेंड्स। क्या आप फ्रेंड्स को बता सकते हो गिन करके कितने हैं? 2 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, 5 फ्रेंड, गिन सकते हो तो मैनी। ऋतु हैज मैनी फ्रेंड्स। अगर यहाँ कोई ऐसी चीज होती जिसको हम नहीं गिन सकते तो वहां पर हम मच का प्रयोग करते। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि कठिन है, समझ में नहीं आया, तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, फिर से समझा दूंगा। डू ए डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको करना है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो फिर से बच्चों मैं कहूंगा आपको, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रामर के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, 1-2 बचेंगे, पर लेकिन आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, टेंस की जो टेबल होती है किसके साथ क्या सहायक क्रिया लगती है। इसके लिए मैं आपको एक जरूर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो ट्रिक्स से, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। डिटेल में मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आपको V2 दिख रही है तो V2 का जो नेगेटिव बनेगा वो किससे बनेगा? डिड नॉट V1 से। अभी मैंने समझाया था आपको, V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म। वाक्य में V2 दिख रही है तो लिखो पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, बस। अगर आपको V5 दिख रही है, मतलब S या ES वाली फॉर्म दिख रही है, तो बनेगा डज नॉट V1 से नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव के लिए भी लागू होगा ये रूल। बस आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है क्या लिखा है, और फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो बनेगा डू नॉट V1 से। इतनी चीज याद रखनी है। बाकी जो सहायक क्रिया लगी है उसमें नोट लगाना है, बाकी वाला तो आएगा ही नहीं। ये थोड़े घुमाव वाले हैं इसलिए आते हैं। हैज हो तो हैज नॉट, हैड हो तो हैड नॉट, वाज नॉट, सब में वैसा का वैसा ही रहेगा, नॉट जोड़नी है आपको। केवल अगर थर्ड फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है तो आपको V2 देख लो और डिड नॉट V1 लगा दो। फिफ्थ फॉर्म है तो डज नॉट और V1 लगा दो। फर्स्ट फॉर्म में तो डो नॉट और V1 लगा दो, बस इतना याद रख लो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। पुलिस V2 है तो V2 के साथ में डिड प्लस V1, तो पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट, देखो डिड नॉट V1 आ गया, और द थीफ वैसा का वैसे ही टीप दो। समझ में आ गया? सेकंड फॉर्म देगी तुरंत से डिड नॉट V1, V5 होती डज नॉट V1, और V1 होती डू नॉट V1, बस। प्रश्न बनाने में भी यही फंडा आपका काम आएगा। राम राइट्स अ लेटर, इसका देखिए जरा पैसिव कैसे बनेगा। राम राइट्स अ लेटर तो लिखो ए लेटर
कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एज थर्ड फॉर्म लगाओ, रिटर्न बाई राम। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो इसमें कर्म से शुरू करते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, इसमें इट का प्रयोग करना है। तो इट का प्रयोग करते हैं, देखो कैसे। इट इज अ गुड हैबिट, इट इज अ गुड हैबिट। बेटा इट क्या है, हमारा कर्ता बनता है, सबसे पहले लिखो। और ये जो है ना, इसको टू के बाद में जोड़ दो, टू स्विम, ऐसे। क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग करता है, अगर इट का प्रयोग करेंगे तो बेटा इट कर्ता बन जाएगा। तो इसको हटा करके हम लिखेंगे इट इज ए गुड हैबिट, सहायक क्रिया से पहले। ठीक है, सहायक क्रिया से पहले कर्ता होता है, इसको हटाएंगे अपन, इसकी जगह क्या लगाएंगे? इट। तो इट इज ए गुड हैबिट, और लास्ट में 2+V1 कर दो। ये जो स्विमिंग है ना, ING वाली फॉर्म है, V4 है ये। तो V4 को हम क्या कर देंगे? V1 कर देंगे, टू स्विम, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। इंटरोगेटिव क्या बनाना है? इंटरोगेटिव। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। बेटा इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। अब कई शिक्षक इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपका ये उत्तर लिखा है, ममता रोज स्कूल जाती है। तो सोच के देखो इसका प्रश्न क्या रहा होगा। ममता रोज कहाँ जाती है? ममता रोज कहाँ जाती है? यही रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ। तो कई टीचर क्या करते हैं, इसका बना देते हैं प्रश्नवाचक। क्या ममता रोज स्कूल जाती है? क्या ममता रोज स्कूल जाती है? तो बेटा इसका उत्तर क्या होगा? हाँ या ना में। तो हाँ या ना में तो लिखा नहीं है, तो पूरा वाक्य लिखा है। इसलिए ऐसे प्रश्न पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें। और वैसे भी एक ऑप्शन में रहता है ना, तो किसी भी गलत फहमी में ना रहें। इसका जो बनेगा मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान करो। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, और इसका क्वेश्चन बनेगा ममता रोज कहाँ जाती है। अब इसका इंग्लिश अनुवाद कर लो, ममता रोज कहाँ जाती है। भाई स्थान का जिक्र है तो वेयर से बनेगा, तो इसका आप बनाओगे वेयर डज, नहीं, वेयर डज ममता, बिल्कुल सही है। ममता, वेयर डज ममता गो डेली, ये बनेगा DAILY, राइट। कुछ टीचर्स को बनाएंगे डज ममता गो टू स्कूल डेली, नहीं एवरी डे है, तो एवरी डे लिख देंगे, ठीक है ना। या क्या लिख देंगे? एवरी डे, इसको एवरी डे कर दो जरा, है ना, वैसा वैसा उतार देंगे। तो आप समझ लो आपको क्या करना है। एक दो सीरीजों में मिलान कर लेना, कई सीरीजों में गलत छपा हुआ है ना। तो इस पर विशेष रूप से फोकस करें अगर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो, वरना आपके पास ऑप्शन और भी हैं। पॉइंट नंबर अगला देखो जरा, टू, इसके प्रयोग के बारे में देखो जरा। तो देखो ही इज, पॉइंट नंबर 5, ही इज, सो की जगह लगा दो टू, इस सो को हटा दो, इसकी लगा टू फैट, तो इस दैट की जगह लगा दो टू, और ये पूरा हटा दो। कहाँ तक हटा देंगे बच्चों? मुख्य क्रिया तक, टू रन फास्ट। बस शॉर्ट में मैं बता दूं आपको कि आपको सो की जगह ये वाला टू लगा देना है, और दैट की जगह ये वाला टू लगा देना है ना। सो के बाद ये लगा दो, पूरा ये वाक्य हो गया खत्म यहाँ तक। इसको देखो, ये दो वाक्यों का जोड़ है बेटा, एक ये वाक्य है और एक ये वाक्य है, ठीक, जो दैट से जुड़े हुए हैं। तो पहले वाक्य में सो की जगह टू लगा दो, TOO, ठीक है ना, और पूरे फेट तक उतार दिया। और दूसरे वाक्य में दैट जो लगा है, दैट की जगह T और टू लगा दो,
और मुख्य क्रिया के बाद का लिख दो ये रन, इतना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता। पॉइंट नंबर 6, द बॉय इज माई नेफ्यू, लड़का मेरा भतीजा है। द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, तो हु का मतलब होता है कौन और हु का मतलब होता है जो, तो यहाँ पर जो हु है उसका मतलब होगा जो। द बॉय, यहाँ लगा हु, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, देखो द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। अब दूसरे वाक्य से देखो, हु तो आ गया लड़के के लिए, तो इस बॉय को हटा दो, इज माई नेफ्यू, इज माई नेफ्यू। समझ में आया बच्चों? पहला वाक्य लोग कर्ता लिख लिया हमने, द बॉय, किसके बारे में बात हो रही है? लड़के के बारे में। द बॉय, द बॉय के बाद में लगा दो आप हु, लड़का जो, इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट पहना है। द बॉय, लड़का जो ब्लू शर्ट पहना है। अब इस बॉय के लिए तो हु आ गया, तो इज माई नेफ्यू, सहायक क्रिया पे से हम इसको लिख देंगे। थोड़ा अर्थ निकालने पड़ेंगे बच्चों इसके। पॉइंट नंबर 7, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, और पूरा का पूरा बता दो, यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो अनलेस को हटाएंगे हम, तो इफ नॉट लगाएंगे, मतलब वाक्य को नेगेटिव करेंगे। तो अनलेस की जगह में क्या लगा दिया? इफ लगा दिया। तो ये टेंस कौन सा है प्यारे बच्चों? ये रन फास्ट फर्स्ट फॉर्म है। मैंने अभी बताया था आपको, फर्स्ट फॉर्म आई थी तो डू नॉट लगाते हैं, तो डू नॉट लगा दिया, बन गया नेगेटिव। ठीक है ना, तो अनलेस को हटाएंगे हम, तो क्या करेंगे? वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे बस, और कुछ नहीं किया हमने इस वाक्य में, सीधा सीधा हल हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। इस ग्रामर को मैं अभी डिटेल में लेने वाला हूँ, क्योंकि आपने साल भर जो पढ़ाई की है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी रही हो, तो समझने में भी दिक्कत आ सकती है। ये मैं जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनके लिए एक रिवीजन के तौर पर और तैयारी को अच्छे करने के लिए वीडियो बनाया है। बाकी वीडियो में एक एक चीज़ छोटी छोटी बारीकी आपको समझाते जाऊँगा, उस पर भी वीडियो आने वाला है मेरा। चलिए, ये चित्र है बेटा, ये नया क्वेश्चन आया है और इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते, इसको छोड़ भी नहीं सकते हो, इसको आप छोड़ भी नहीं सकते हो। तो देखते हैं, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो। ये चित्र आपको दिख रहा है, इसके बारे में लिखना है आपको 75 शब्दों में। तो बेटा आपको टेंस सीखने पड़ेंगे। टेंस सीख करके मन में छोटे छोटे वाक्य बनाइए जो चित्र में आपको दिख रहे हैं। तो देयर इज अ पिक्चर, जो दिख रहा है मुझे एक चित्र में, एक तस्वीर दिख रही है ना, तो देयर इज ए पिक्चर ऑन द पेपर, राइट। इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में छोटे छोटे वाक्य बना। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? द सन इज राइजिंग, सूर्य उग रहा है, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट। ऐसे छोटे छोटे वाक्य पहले हिंदी में सोचो, फिर उसको अंग्रेजी में बताओ, है ना। देयर इज आल्सो माउंटेन्स, वहाँ पर्वत भी हैं। छोटे छोटे वाक्य, वहाँ पर्वत भी हैं, तो देयर इज आल्सो माउंटेन्स। और सोचो क्या दिख रहा है आपको? नदी बह रही है, ए रिवर इज फ्लोइंग,
फ्रॉम द माउंटेन्स। और क्या दिख रहा है कि नदी के किनारे पर पेड़ हैं, तो देयर आर ट्रीज ऑन द बोथ साइड ऑफ रिवर। तो इस प्रकार से बच्चों आपको टेंस आना चाहिए, उनका अनुवाद करना आना चाहिए, तब ये आपको नंबर मिलेंगे। अगेन वही बात रिपीट करता हूँ, 70-80 लाना आसान है, 100 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्मॉल पैराग्राफ लिखना है। और क्या दिख रहा है, बर्ड्स, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस टेंस को बना दो। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इस तरीके से 75, 70, 75 का हो जाएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बस चित्र के बारे में सोचना है और हिंदी में, मन में, हिंदी का पेपर में मत लिखना, मन में वाक्य बनाने हैं और उसका ट्रांसलेट कर देना है। वाक्य बच्चों ऐसे बनाना जिनको आप हिंदी में अनुवाद कर पाओ, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाओ। ठीक, 3 नंबर का मिल जाएगा। बाकी इसके ऊपर क्या लिखा है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स। या तो आपको ऐसे लिखना है या फिर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है। तो ये आपके कुछ ऐसे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ इस प्रकार के बारे में। एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज सोशल मीडिया, जो आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनके हानियाँ क्या हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल चल रहे हैं उसके बारे में बताना है। और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको बताना है। ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। 1-2 ऐसे मैं आपको लिख करके ट्रांसलेट करके वीडियो बना दूंगा, उस पर आप देख लेना उसको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन बी का। तो ये आपका एप्लीकेशन है, यू आर मानस, आपका नाम दे दिया, तो योर्स ओबिडेंटली के बाद आपको मानस लिखना है। या मानसी लड़की हो तो मानसी भी लिख सकते हो। स्टडिंग इन, तो स्कूल का नाम आपको अपना नहीं डालना है, ये डालना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, स्कूल का नाम ये डालना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। इशू योर SLC, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसके बारे में लिखनी है। या फिर आप ऋतिक या ऋतिका हो, इंदौर में रहते हो, एक लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम हर ऑन योर फादर्स प्रमोशन पार्टी। एक आपकी फादर, पिताजी की प्रमोशन पार्टी है, उसके लिए उसको इनविटेशन देना है, निमंत्रण देना है। तो ये आपका एप्लीकेशन और लेटर हो गया, दोनों अथवा में आते हैं। ये आपको पैसेज पढ़ना है, रीड द पैसेज केयरफुली, ये पैसेज पढ़ना है। उसके बाद आपको इसका टाइटल बताना है और शॉर्ट नोट बनाने हैं। अभी प्यारे बच्चों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मुझे टाइम लगेगा आपको डिटेल में सिखाने के लिए। तो अभी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो फॉलो करना, और आपको तो 4 नंबर में से 2 या 3 मिल जाएंगे। राइट, तो आपको या तो पूरी चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, फिर ट्रिक तो ट्रिक ही होती है बच्चों, काम चलाने के लिए होती है वो, न के 100 में से 100 नंबर लाने के लिए। तो ये पार्ट का नोट्स आप बनाओ। तो शुरू में जो बड़े बड़े वाक्य हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा सा समझ करके 1-2 वाक्य शुरू के लिख दो, 1-2 वाक्य बीच की लाइन में से लिख दो, 2-3 वाक्य, राइट, और 2-3 वाक्य नीचे से लिख दीजिए, राइट। तो ये थोड़ा सा चेंज कर करके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी ये समरी हो जाएगी। समरी का मतलब होता है पूरा पाठ आपने पैसेज पढ़ लिया है, उसको अपनी भाषा में लिखना होता है। लेकिन इतने बेटा आप होशियार हो तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, नहीं तो जैसी मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसा अप्लाई करना, आप हो जाएगा। शुरू से 3-4 लाइन, 2 बीच में से लाइन, और लास्ट की 2-3 लाइन, बस 3 नंबर में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। टाइटल, ये पार्ट पूरा किसके बारे में है, तो ये आपका नेचर के बारे में। किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। देखो नेचर लिखा है, सिंस टाइम बिगन द नेचर ब्रॉड ना, या इफेक्ट ऑन नेचर, नेचर पर प्रभाव, है ना, ह्यूमन एक्टिविटी इन नेचर,
तो पूरे पाठ को पढ़ोगे तो इस पाठ है बेटा पहाड़ प्रकृति के बारे में, जिससे छिड़कानी करी गई है इंसान के द्वारा, जो डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे ये प्रकृति में दिक्कतें आई हैं ना। तो ये फॉरेस्ट भी खराब हुए हैं, है ना, जंगल भी खराब हुए हैं। तो आप लिख सकते हो ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचर, बहुत बढ़िया है ना। तो टाइटल में बेटा ऐसे नंबर नहीं कटते हैं, सबको मिलते हैं। आप उससे संबंध किसके बारे में है ये लिखना है बस आपको, ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचर। और भी कई टाइटल बन सकते हैं, टाइटल में आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक। तो ये हमारा बी सेक्शन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो जो है किस ज़िले से देख रहे हो, है ना। और ग्रामर पोर्शन में आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो और चाहिए, वो सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस मुझे पता है, टेंस के बारे में सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा, टेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है और किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन फिर से उन्हीं टेंसों में आप आ जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए पास रहेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ किसी से। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, राइट। और अपने ज़िले का नाम जरूर कमेंट करें ताकि मुझे पता रहे कि ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।